नॉन स्टॉप न्यूज में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 1752 नए मामले आए हैं और 37 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 23,452 हो गई है। अब तक 4,814 कोरोना मरीज इलाज से ठीक हुए हैं। कोरोना संक्रमण से देश में कुल 723 मौतें हुई हैं। देश में 9,45,000 लोगों को निगरानी में रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है। आज हर 10 दिन में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या दोगुनी हो रही है। साथ ही मरीजों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट भी 20.57% हो गया है। कोरोना से निपटने के लिए बने एम्पावर्ड ग्रुप के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल के मुताबिक अगर हम वक्त रहते एक्टिव नहीं होते तो आज भारत में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख से ज्यादा होती। 23,000 पे हैं हम और कहाँ हम प्रोजेक्टेड है वो लाखों का 1 लाख से भी ऊपर इस डेटा सेट में हमें दिखाई देता। देश के 15 जिलों में 28 दिन से और 80 जिलों में 14 दिन से कोई नया केस सामने नहीं आया है। चीन से मंगाई गई खराब कोरोना रैपिड टेस्ट किट को भारत सरकार वापस भेजेगी। ये फैसला चीन की टेस्ट किट को लेकर राज्यों से मिले फीडबैक के बाद लिया गया है। कई राज्यों ने टेस्ट किट के नतीजों पर सवाल खड़े किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि अभी रैपिड टेस्ट किट का भुगतान नहीं किया गया है। अगर तो कोई चीज किट की खराबी के कारण है तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि चाहे किट चाइना की हो चाहे कहीं की भी हो, वो किट को तुरंत वापस किया जाएगा। हमने अभी इन किट्स के पैसे भी नहीं विदेश में जो है दिए हैं। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के केंद्रों में रैपिड टेस्ट किट को लेकर शिकायत थी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पीपीई किट और N95 मास्क के उत्पादन में भारत ने अपनी स्थिति सुधार ली है। रमजान के मौके पर खुले बाजारों में आज कई जगहों पर लॉकडाउन के नियमों को तोड़ा गया। मुंबई के पास मुंब्रा इलाके में खरीदारी के लिए जुटे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। दिल्ली के चांदनी चौक में रमजान के मौके पर लोग खरीदारी के लिए निकले थे, लेकिन कोरोना से लड़ने के लिए बनाया गया सोशल डिस्टेंसिंग का नियम यहां भी फेल कर दिया गया। पंजाब के मोहाली में गायक गगनदीप संधू के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन का केस दर्ज किया गया। गगनदीप संधू पर आरोप है कि वो कार में दोस्तों के साथ घूम रहे थे। गुजरात के सूरत में अनाज लेने के लिए इकट्ठा हुए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं किया। झारखंड के गोड्डा की एक मस्जिद में नमाज के लिए लोगों के इकट्ठा होने की सूचना पर पहुंची पुलिस पर लोगों ने पथराव कर दिया। पथराव में पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर सरपंचों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गांव ने 2 गज की दूरी रखकर दुनिया को इस बीमारी से लड़ने का मंत्र दिया है। बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया, आपने सिंपल सा मैसेज दे दिया, 2 गज दूरी का, 2 गज दूरी का, या कहें 2 गज देह की दूरी का। इस मंत्र के पालन पर गांवों ने बहुत अद्भुत काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मजबूत पंचायतें आत्मनिर्भर बनने की नींव है। इस दौरान उन्होंने ई स्वराज पोर्टल और ई ग्राम स्वराज ऐप भी लॉन्च की। इसमें पंचायत से जुड़ी सभी जानकारियां मौजूद होंगी। कोरोना से पैदा हुए आर्थिक संकट को लेकर आज प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद और 15वें वित्त आयोग के बीच बैठक हुई। बैठक में आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों ने कोरोना की वजह से धीमी अर्थव्यवस्था और मंदी को लेकर चिंता जताई। सदस्यों ने कहा कि विकास दर में गिरावट आएगी, जीडीपी के अनुमान को और कम करना पड़ेगा। वैश्विक मंदी की वजह से उद्योग में डिमांड की कमी आएगी। ऐसे में छोटे कारोबारियों के लिए वित्तीय मदद की जरूरत होगी। नॉन बैंकिंग कंपनियों को दिवालिया होने से भी बचाना होगा। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने कहा कि मंदी के दौरान राज्यों की वित्तीय मदद भी करनी होगी। परिषद के सदस्यों ने केंद्र और राज्यों के फाइनेंस पर नजर रखने की भी बात कही। देश में कोरोना महामारी की रोकथाम में प्लाज्मा थेरेपी मददगार साबित हो सकती है। दिल्ली में 4 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया गया, जिससे बेहतर नतीजे आए हैं। अब दिल्ली सरकार गंभीर रूप से बीमार बाकी मरीजों के इलाज के लिए केंद्र से प्लाज्मा थेरेपी की इजाजत मांगेगी। अगर ठीक हुए पेशेंट के खून से प्लाज्मा निकाला जाए, वो एंटीबॉडीज निकाली जाएं और जो बीमार पेशेंट है उसमें डाल दी जाएं, तो वो बीमार पेशेंट भी ठीक हो जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना से ठीक हुए मरीजों को अब देशभक्ति दिखानी चाहिए। उन्हें अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आना चाहिए। हम लोगों ने ट्रायल बहुत केयरफुली सोच के शुरू करी
और मुझे बहुत खुशी है कि शुरू में 4 मरीज में हम लोगों ने अभी उत्साहवर्धक फल देखे हैं। प्लाज्मा थेरेपी में संक्रमण से स्वस्थ व्यक्ति के प्लाज्मा से दूसरे संक्रमितों का इलाज होता है। तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज के मुखिया मौलाना साद ने अपने वकीलों के जरिए दिल्ली पुलिस को क्वारंटीन खत्म होने की जानकारी दी है। साद ने कहा है कि उसने कोरोना टेस्ट करा लिया है और रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने साद से कहा है कि वो सरकारी अस्पताल में अपना कोरोना टेस्ट करवाए और उसकी रिपोर्ट भी भेजे ताकि उससे पूछताछ की जा सके। ईडी की जांच में मौलाना साद को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। ईडी निजामुद्दीन मरकज और मौलाना साद से जुड़े 11 बैंक अकाउंट की जांच कर रही है। इन अकाउंट्स को चलाने वाले लोगों समेत 849 विदेशियों पर भी नजर रखी जा रही है। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि मरकज को मिलने वाली ज्यादातर फंडिंग इंडोनेशिया और मिडिल ईस्ट से होती थी। ईडी ने मौलाना साद के करीबियों से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए हैं। ईडी की जांच में ये खुलासा भी हुआ है कि मरकज को डोनेशन विदेशी करेंसी में मिलती थी और सारा पैसा निजामुद्दीन के बैंकों में जमा होता था। तबलीगी जमात के लोगों को छिपाने के आरोपी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रोफेसर शाहिद ने दिल्ली में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने की जानकारी भी छिपाई थी। डॉक्टर शाहिद को प्रयागराज के अस्थायी जेल में रखा गया है। उत्तर प्रदेश में तबलीगी जमात से जुड़े कोरोना संक्रमित केस 938 हो गए हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 1604 हो गई है। 206 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं, जबकि 24 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। इस बीच नोएडा में कोरोना के मामलों की रफ्तार धीमी हो गई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अब तक 54 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जबकि 49 लोगों का इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार अब दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने की योजना बना रही है। 14 दिन का क्वारंटीन पूरा करने वाले मजदूरों को सरकार उनके घर पहुंचाएगी। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 6430 पहुंच गई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 778 मामले सामने आए हैं और 14 लोगों की मौत हो गई है। राहत की बात सिर्फ यही है कि 840 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। मुंबई में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 4205 हो गए हैं। मुंबई में बीते 24 घंटे में 522 नए मामले सामने आए हैं। 6 लोगों की मौत के साथ ही मुंबई में मौत का आंकड़ा अब 167 हो गया है। मुंबई के धारावी में आज कोरोना संक्रमण के 6 नए केस मिले। यहां अब कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 220 हो गई है और 14 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के पालघर में हुए हत्याकांड की जांच एनआईए से कराने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। 16 अप्रैल को पालघर के गढ़चिंचले में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोप में अब तक 103 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 400 से 500 लोगों की तलाश अभी जारी है। इलाके में सीआरपीएफ के करीब 200 जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा सीआईडी और स्पेशल क्राइम ब्रांच के जवान भी कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। गढ़चिंचले के 20 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। कोरोना को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। ओवैसी ने कहा है कि कोरोना संकट के दौर में मुस्लिमों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। कभी न कभी तो इंशाअल्लाह कोविड-19 की दवा निकल जाएगी, मगर ये जो नफरत मुसलमानों के ताल्लुक से पैदा की जा रही है, इसकी कोई दवा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर मॉब लिंचिंग करने वालों को पहले से सजा मिलती तो पालघर जैसी घटना नहीं होती। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की कोई लीगल हैसियत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने कहा कि वो महामारी काल में भी जहरीली जुबान बोल रहे हैं। 135 करोड़ हिंदुस्तानी की फिक्र देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं और कोई भेदभाव कहीं से नहीं हो रहा है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, कम से कम उनको इस वक्त में ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। महाराष्ट्र के ठाणे में डिलीवरी बॉय के मुस्लिम होने की वजह से सामान न लेने का विवाद बढ़ रहा है। आरोपी गजानन चतुर्वेदी ने इस आरोप को गलत बताया है कि उन्होंने मुस्लिम होने की वजह से डिलीवरी बॉय से सामान नहीं लिया। वो पीछे से बुरिद रहा है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान इसलिए नहीं ले रहे हो, जबकि मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि तुम मुसलमान हो। कहीं मेरे एक शब्द निकला हो कि मैं मुसलमान हूँ, तो बताइए आप लोग। मंगलवार को ठाणे में होम डिलीवरी करने गए बरकत उस्मान पटेल ने आरोप लगाया था कि गजानन ने उनके मुसलमान होने की वजह से उनसे सामान नहीं लिया। डिलीवरी बॉय ने घटना की रिकॉर्डिंग भी की थी। हमारा ग्रोसरी पहुंचाने का काम है सर, तो हम मेहनत से पूरे दिल से कर रहे हैं सर। इसके लिए सर मुझे बहुत बुरा लगा कि उसने हमारे
कास्ट के ऊपर उंगली उठा के कहा कि सर तुम मुस्लिम हो, इसके लिए तुमसे सामान नहीं लिया जाएगा। गजानन चतुर्वेदी को आईपीसी की धारा 295A के तहत गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत दे दी गई। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store.